अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे गाइटन का चैप्टर 1 जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। उसमें सबसे पहले हम फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट सीक्स मैकेनिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। ये मैकेनिकल और केमिकल मैकेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, अगर कोई ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, अगर नॉर्मल प्रोसेस में एबनॉर्मेलिटी आ जाए या कोई डिज़ीज़ आ जाए तो उसको हम फिर पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। अगर कोई भी डिज़ीज़ या एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हम उसको पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल्स आर लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल्स आर लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बेसिक सी बात है कि लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी जो होता है वो होता है सेल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी हमारा ऑर्गन है, जैसे हमारे पास लिवर है, हार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, स्प्लीन है, वो किससे बनता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। और कोई भी, जैसे हमारे पास हार्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन वो सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। हर सेल आपस में कनेक्टेड होता है बाय अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, ये होता है हमारे पास सपोर्टिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ईच टाइप ऑफ सेल इज स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू परफॉर्म वन और फ्यू पर्टिकुलर फंक्शन। हर सेल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का अपना फंक्शन है, वाइट ब्लड सेल का अपना फंक्शन है, हर सेल का अपना फंक्शन है। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल हम देखते हैं तो वो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन फंक्शंस हमारे डिफरेंट होते हैं हर सेल के। लेकिन हर सारे जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि हर सेल की सेम होती है। ठीक है, जैसे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो। ठीक है, सबको ऑक्सीजन चाहिए होगा। सही है, अब वो ऑक्सीजन जो है वो हमें एनर्जी की फॉर्म में कैसे सेल्स तक पहुंचता है? जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास वो रिएक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, फैट्स के साथ और प्रोटीन के साथ। ठीक है, जब वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, वो एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है हर सेल को। लाइक कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें ये मैकेनिज़्म ना हो रहा हो। सो ये बेसिक मैकेनिज़्म हर सेल में हो रहा होता है। ठीक है, हर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास हैं, लेकिन बेसिक मैकेनिज़्म हर सेल में हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो हर सेल जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अपने अपनी तरह के सेल्स को, जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, उस बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल हैं लेकिन एक टाइप के हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो जो बाकी सेल्स जो बच जाएंगे वो हमारे पास रिप्रोड्यूस करेंगे अपने सेल्स को, और ताकि वो सप्लाई रिप्लेनिश्ड होती रहे और वो न्यू सेल्स जनरेट करते रहते हैं ताकि फंक्शन कहीं भी रुके ना, फंक्शन चलता रहे बॉडी का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी उसमें हमारे पास जो फ्लूइड है वो हमारे पास है 60%। ठीक है, 60% हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड है। उसमें हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, अब इन फ्लूइड्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आयंस और न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल्स को ज़रूरत होते हैं वो हमारे पास फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो होगा जो इनसाइड द सेल होगा,
और एक्स्ट्रा सेलुलर इन सिंपल वर्ड जो आउटसाइड द सेल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे पास है आर्टीरियोल, उसके बाद ये कैपिलरी आ जाती है और उसके बाद हमारे पास वेन्यूल आ जाता है। तो जो ब्लड हमारे पास, जो फ्लूइड ब्लड हमारे पास जो है वो इधर से क्रॉस कर रहा होगा आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल से, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और जो बाहर टिश्यूज़ में ये येलो कलर का जो है ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे फ्लूइड होगा वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। लेकिन जो ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा फ्लूइड वो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। अच्छा, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारे पास कांस्टेंट मोशन में होता है। ठीक है, जैसे ये ब्लड जो है ये कांस्टेंट मोशन में है, टिश्यूज़ का डिफ्यूज़ हो जाता है वो कांस्टेंट मोशन में है। तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो कांस्टेंट मोशन में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नॉट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो वो लाइक डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास मिक्स होता रहता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड जो है। यहाँ हमारे पास टिश्यू फ्लूइड होता है, यहाँ हमारे पास ब्लड होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो मिक्स होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास चीज़ें क्या क्या होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास आयंस होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सेल को ज़रूरत होते हैं टू फंक्शन नॉर्मली। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे सेल्स होते हैं वो तकरीबन एक ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लाइक इर्द गिर्द हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो एक ही इन्वायरमेंट होता है सारे सेल्स का। ठीक है, तो हम इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही है, आयंस प्रॉपर मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, तो सेल नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम होता है कि ये सेल्स को प्रोवाइड करें न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है कि हमने डिफरेंस देखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड जो कि सेल्स को ज़रूरत होती है वो प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है जो कि सेल से ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में और लंग्स से एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द एयर। और हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किडनी को ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ से एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है, इन द यूरिन। उसके बाद हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आयंस की मेनली डिफरेंसेस हैं कि इनमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, इसमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मेजर अमाउंट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैंने याद ऐसे किया हुआ है कि अगर आप एक फ्लूइड के कंटेंट याद कर लोगे तो दूसरे खुद ही याद आ जाएंगे। तो मैंने इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैसे याद किए हुए कि जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो इस तरह याद किया हुआ है PM खान। तो P से पोटेशियम, M से मैग्नीशियम और फॉस्फेट, K से फॉस्फेट। और इंट्रासेलुलर ऐसे कि वो इस वक्त जेल में है, इन द जेल के अंदर हैं। इंट्रासेलुलर तो PM खान, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह अगर इंट्रासेलुलर के हमें याद हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर के तो मेनली हमारे पास सोडियम क्लोराइड ही है। अच्छा, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होम्योस्टेसिस इसकी डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसकी अगर समझने के लिए आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि हमारा हार्ट हर वक्त बीट करता रहता है, मतलब एक कांस्टेंट कंडीशन है जो कि हार्ट बीटिंग है। ठीक है, वो अगर मेंटेन रहेगी तो हमारे पास हमारी बॉडी के फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, हम जिंदा रहेंगे, तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस है। इसी तरह सेल के लिए भी यही होता है कि कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन रहे तो सेल का फंक्शन चलता रहेगा, बॉडी का फंक्शन चलता रहेगा। तो ये होम्योस्टेसिस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इंटरनल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, हम जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं और जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस, ताकि जो कांस्टेंट कंडीशन है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को प्रोवाइड करते हैं, फिर वो सेल को प्रोवाइड करता है क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो किडनी है हमारे पास, वो जो होते हैं आयंस प्रोवाइड कर रही होती है, और GIT हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है सेल्स को।
ठीक है। तो हर ऑर्गन अपना अपना काम इस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि एक कांस्टेंट कंडीशन बरकरार है, होम्योस्टेसिस बरकरार है, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी ना आए। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी आयन हो या न्यूट्रिएंट हो या हमारे पास कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसकी कोई फ़िक्स्ड अमाउंट या फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं है, उसकी हमेशा रेंज होती है। जैसे 1 to 5, 5 to 6 इस तरह रेंज होती है, कोई फ़िक्स नहीं होगी कि ये 4 ही होनी चाहिए, ये 3 ही होनी चाहिए, कोई फ़िक्स चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ की हमारे पास रेंज बहुत 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 ज़्यादा ही स्मॉल होती है, जैसे हाइड्रोजन आयन, उसकी जो होती है हमारे पास नॉर्मली लेस दैन 5, हाइड्रोजन आयन की लेस दैन 5 नैनो मिलीमोल पर लीटर होती है, मतलब इतनी कम होती है, ठीक है। और सोडियम की भी ऐसे ही टाइटली रेगुलेट हो रही होती है। और हमारे पास हर किसी की रेंज होती है, आयंस की, न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की। अब हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है ताकि होम्योस्टेसिस बरकरार रहे, कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। लेकिन अगर जैसे लंग ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करे ECF को और वो सेल को ना प्रोवाइड करे तो हमारे पास सेल की डेथ होने लग जाएगी, हमारे पास मतलब डिज़ीज़ कॉज होने लग जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास डिज़ीज़ कॉज होने लग जाएगी तो हम उसको फिजियोलॉजी नहीं कहेंगे, हम उसको पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और जब डिज़ीज़ शुरू होती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म अब एक हार्ट है या लंग है या कोई भी ऑर्गन है, उस पर वो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट करता है। लेकिन कब तक, एक टाइम आएगा कि वो भी थक जाएगा, हार्ट भी थक जाएगा, लंग भी थक जाएगा, उसके बाद फेल होने लग जाती हैं चीज़ें और वर्स होने की तरफ चली जाती हैं। किडनी फेल होने लग जाती है, हार्ट फेल होने लग जाता है, मतलब ऑर्गन्स फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम किडनी की एग्जांपल लेते हैं। किडनी का काम क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर वगैरह की एक्सक्रीशन कराना। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ आ जाए किडनी की, तो क्या होता है कि हमारे पास सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होती। जब सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। जब बीपी बढ़ेगा तो ये कंपनसेशन करना शुरू हो जाएगा। जब बीपी ज़्यादा होगा तो बॉडी किडनी जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीशन करना स्टार्ट कर देगी, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सक्रीशन स्टार्ट करने लग जाएगी, अपने आप को पुश करने लग जाएगी कि सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन उसके बाद ताकि जो इनटेक और रीनल एक्सक्रीशन का बैलेंस है वो बैलेंस ही रहे, वो इम्बैलेंस ना हो, ठीक है, वो मेंटेन रहे। लेकिन एट सम टाइम यही होगा कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा और किडनी फेलियर की तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है। कंपनसेशन एक हद तक होती है, उसके बाद जो है हमारे पास किडनी फेलियर की तरफ जाने लग जाएगी, सही है। और ये बीपी जो इंक्रीज़ हो रहा था कंपनसेशन में, यही इंक्रीज़ बीपी जो है वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, किडनी को भी फेल करेगा, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कंपनसेशन एक हद तक होगी, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसी कंपनसेशन का ऑर्गन्स पे, बॉडी के, ठीक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट की 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो हमारे पास ब्लड वेसल्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और दूसरी ट्रांसपोर्ट जो होती है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटर सेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू सेल्स। अब ये मैं समझाती हूँ। ये हमारे पास आर्टीरियोल है, ये हमारे पास वेन्यूल है और ये हमारे पास कैपिलरीज है, ठीक है। उसके बाहर हमारे पास टिश्यूज़ है, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड वगैरह है। और ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर जो था वो इंट्रा सेलुलर था और सेल के बाहर जो फ्लूइड था वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर था। तो सेल के बाहर ये वाली स्पेस भी सेल के बाहर है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। जो टिश्यूज़ में फ्लूइड है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये जो कैपिलरीज, आर्टीरियोल, कैपिलरीज और वेन्यूल से ब्लड मूव कर रहा है, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर तो नहीं है ना, ये सेल्स के बाहर है,
ये सेल्स के अंदर जो है ये हमारे पास सिर्फ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज का हमने ब्लड वेसल का पढ़ा, तो ये हमारे पास यहाँ से जो ब्लड मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पहली स्टेज है, ठीक है। दूसरे स्टेज में लिखा हुआ है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, और ये हमारे पास स्पेसेस है इंटर सेलुलर सेल्स के दरमियान जो हमारे पास स्पेसेस है बिटवीन द टिश्यू सेल्स, ये हमारे पास टिश्यू हैं सारे जो येलो में मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट होती है बिटवीन द कैपिलरीज यहाँ से यहाँ, वो हमारे पास जो होता है सेकंड स्टेज होती है। बाहर से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट अंदर जाती है और अंदर से हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह जो है बाहर जाती है, जो कि हमारे सेल को ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं बाहर टिश्यू में, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स टिश्यू से अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो बाहर जाते हैं उनमें मोस्टली जो होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन वो हमारे पास इतनी लार्ज होती है कि वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाती, ठीक है। तो एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पास यहाँ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, टिश्यूज़ में भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज़ में जो फ्लूइड होता है वो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अदर देन प्लाज्मा प्रोटीन जो डिफ्यूजन हो रही होती है वो हमारे पास किस तरह होती है, काइनेटिक मोशंस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से हमारे पास डिफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। काइनेटिक मोशन क्यों होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास काइनेटिक मोशन होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है बाहर और अंदर, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग से हमारे पास मेनली हमें पता है ऑक्सीजन ही जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में जब पास कर रहा होता है तो लंग्स में भी पास करता है, ठीक है। वहाँ से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से पिक करता है, जो कि सेल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई में, वो 0.4 to 2 माइक्रोमीटर थिक होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाता है बाय मॉलिक्यूलर मोशन थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड। फिर वो ब्लड जो होता है वो जाता है और वो सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम जीआईटी की बात करें तो ब्लड जो होता है जीआईटी के वॉल्स से पास करता है, तो वहाँ जो इंजेस्टेड फूड पड़ा होता है उससे कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है ईसीएफ में, ब्लड में, मतलब ईसीएफ के ब्लड में वो कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड जो है इंजेस्टेड फूड से चला जाता है ईसीएफ ऑफ द ब्लड में, ठीक है। अच्छा, लिवर और दूसरे ऑर्गन्स क्या करते हैं कि जो जीआईटी में हमारे पास एब्जॉर्ब फॉर्म होती है सब्सटेंसेस की, वो यूज़ नहीं हो सकती सेल में, तो सेल यूज़ नहीं कर सकता उनको। तो लिवर क्या करता है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करता है, उनको मॉडिफाई करता है और वो स्टोर कर लेता है जब तक उनकी ज़रूरत नहीं होती। और लिवर का एक और काम होता है कि वो एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हो, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो हम इंजेस्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे पास बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं। तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट, हमारे पास जो बोन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पोस्चर वगैरह सब कुछ बॉडी का वो मेंटेन होता है। और प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि लाइक हमारे पास जो स्कल है बोन्स से बना होता है, जो स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इस तरह की प्रोटेक्शन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म में मतलब जो बोन्स होती हैं उनमें हमारे पास मिनरल्स और हमारे पास कैल्शियम स्टोर होता है, ये हमारे पास होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म में आ जाता है। या हमारे पास ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन मैरो प्रोडक्शन होती है, या हमारे पास हीट प्रोडक्शन होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह से। तो इस तरह हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड कर सकता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।